अरे चलो जी, हो गया मेरा क्लास चालू। किसको बोल रहे हो बेटा ये? हाँ बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड वाला इवनिंग सर। हाँ भी दोपहर है, बहुत धूप है, इसलिए इवनिंग तो ठीक नहीं रहेगा, आफ्टरनून ही ठीक लग रहा है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने स्ट्रिंग की वेलोसिटी के क्वेश्चन किए थे, आज हम साउंड की वेलोसिटी के क्वेश्चन करेंगे। साउंड की जो वेलोसिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है बच्चा। v जो है वो √t के प्रोपोर्शनल होता है। t एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इस पर एक क्वेश्चन लिखो। चलो बच्चों, साउंड की वेलोसिटी हाइड्रोजन गैस में 300 केल्विन पर यानी कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर v है। क्वेश्चन सुनो एक बार फिर से। साउंड की वेलोसिटी हाइड्रोजन गैस में 300 केल्विन पर v है, तो ऑक्सीजन गैस में 600 केल्विन पर साउंड की वेलोसिटी कितनी होगी? फिर से बोल रहा हूं, हाइड्रोजन गैस में 300 केल्विन पर साउंड की वेलोसिटी v है, तो ऑक्सीजन गैस में 600 केल्विन पर साउंड की वेलोसिटी कितनी होगी? v/2 √2। फिर से बोलो बेटा। v/2 √2। v/2 √2 है। ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों डाया एटॉमिक गैस है, तो दोनों का गामा सेम होगा। तो पहले हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन में v आएगा √गामा, गामा की वैल्यू नहीं रखते, गामा कट जाएगा। r की वैल्यू नहीं रखते, कट जाएगा। टेम्परेचर 300 केल्विन है और हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट 2 होता है बेटा। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। अब ऑक्सीजन में v डैश मान लेते हैं, तो मैंने कहा गामा तो सेम आएगा बेटा, और टेम्परेचर 600 लेना है और ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट 32 होता है बेटा। इसे समीकरण नंबर 2 डाल दो। इन दोनों का भाग दे दो, तो v/v डैश, गामा कट जाएगा, r कट जाएगा। टेम्परेचर उसमें 300 था, ऊपर 300 आएगा, नीचे 600 आएगा। 32 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे रह जाएगा।
300 से 600 कटा 2 बार, नीचे 4 बचा, ऊपर 32 है, अंडर रूट 8 बचा, इधर 4 8 32, तो v डैश आएगा v बाय √8। √8 बेटा 2√2 होता है। यस तो उस सर। बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, एकदम परफेक्ट, एकदम सही जवाब। तो लेजी बॉय आपका आंसर गलत है। प्रियंका बेटा आपका भी नीचे एक 2 रह गया। सही आंसर है v/2√2। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. चलो बच्चों अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ पर तो हम लोगों ने जो जो टॉपिक पढ़े थे उसके क्वेश्चन अभी कर लिए हैं, फिर आगे नए टॉपिक पढ़ेंगे और उसमें अच्छा एक बार मोनो एटॉमिक डाया एटॉमिक का एक कंपैरिजन भी कर लेते हैं क्वेश्चन में। तो फिर से ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीलियम गैस में साउंड की वेलोसिटी v है। तो 127 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन गैस में साउंड की वेलोसिटी क्या होगी? 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीलियम गैस में साउंड की वेलोसिटी v है, तो 127 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन गैस में साउंड की वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? जवाब देना शुरू करो। पहले हीलियम वाले की बात कर लेते हैं। हीलियम में वेलोसिटी हमने v दिया था, ये आएगा अंडर रूट गामा। इस बार गामा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। हीलियम बेटा मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए हमने आपको गामा बताया था 5/3 होता है, ठीक है। तो अब आर को आर रूट रहने दो, 56/5 27, भी। हाँ बेटा 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है वो 300 केल्विन रूट होता है। 56 यस सर। रूट 56/5 बेटा आप टाइप तो इंटू मैं देख लूंगा, है ना, मैं बोलना शुरू कर दिया ना तो फिर अब बीच में डिस्टरबेंस होता है। आप टाइप कर दो, मैं देख लूंगा। तो अंडर रूट गामा आर टी अपॉन मोलिकुलर वेट। हीलियम का एटॉमिक वेट कितना होता है बेटा? 4 4 4। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख दो। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन में गामा होता है बेटा 7/5, कल लिखाया था ना मैंने। 127 डिग्री सेंटीग्रेड 400 केल्विन होता है और मोलिकुलर वेट 2 होता है। पिछले क्वेश्चन की तरह इन दोनों को भाग दे दो। तो बेटा भाग देने पर ऊपर आएगा 5/3 और नीचे आएगा 7/5।
तो 7/5 उल्टा हो जाएगा, तो 5/7 हो जाएगा। ये आर कट गया, ऊपर 300 नीचे 400, ऊपर 2, ये मोलिकुलर वेट 2 ऊपर जाएगा, 4 नीचे रह जाएगा। काटा पीटी करो, ये 0 कट गए, 3 से 3 कट गया, तो ये आ गया, ये 4 से 2 कट गया, तो ये आ गया √25, और नीचे कितना बचा बेटा? 56। 56। इसे सॉल्व कर लो। 56 को 56 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम? 2√14 कर सकते हैं, 2 2√14 कर सकते हैं। 2√14 कर सकते हैं, चलो ऐसे ही रह लो। तो 5/2√14, तो बच्चों v डैश आएगा 2√14/5v। आप इसे √56/25 लिख दो, काम खत्म करो। हाँ, √56/25, ये लो सब। तो बच्चों अगर मोनो एटॉमिक और डाया एटॉमिक गैस दे तो गामा की वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि गामा कटेगा नहीं। दोनों सेम गैस है तो गामा कट जाएगा, इसलिए गामा की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं। चलिए बच्चों अगला टॉपिक लिखो, अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, तरंगों का अध्यारोपण, ऐसे लिखो, हिंदी में लिखो तरंगों का अध्यारोपण। बच्चों अगर किसी मीडियम में, किसी माध्यम में दो या दो से ज्यादा तरंगे, दो या दो से ज्यादा वेव एक साथ चलने लग जाए तो क्या होगा? हर वेव की वजह से मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो दोलन करेंगे, कंपन करेंगे। तो एक वेव जाएगी, उसकी वजह से पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होगा, दूसरी वेव जाएगी तो उसकी वजह से भी वाइब्रेशन होगा। अगर दोनों वेव साथ में चले तो पार्टिकल का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वाइब्रेशन में, वो अलग अलग दोनों वेव की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट आएगा ना बेटा, उसके वेक्टर एडिशन के बराबर होगा, उसके सदिश योग के बराबर होगा। अगर पहली वेव मान लो हमारे पार्टिकल को 3 मिलीमीटर ऊपर ले जा रही है और दूसरी वेव हमारे पार्टिकल को 4 मिलीमीटर ऊपर ले जा रही है, तो दोनों वेव जब एक साथ जाएंगी तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 3 + 4 = 7 मिलीमीटर। ठीक है, तो चलो इसको लिखो। लिखो, when two or more than two waves, पहले इंग्लिश में लिख लो फिर हिंदी कर देंगे। when two or more than two waves propagate in same medium, propagate in same medium, then total displacement of any particle of the medium, then total displacement of any particle of the medium is equals to vector sum of, is equals to vector sum of displacement of the particle due to each wave. Displacement of the particle due to each wave.
हिंदी में लिखो। जब दो या दो से अधिक तरंगे एक ही माध्यम में गति करती हैं, जब दो या दो से अधिक तरंगे एक ही माध्यम में गति करती हैं, तो माध्यम के किसी भी कण का कुल विस्थापन, माध्यम के किसी भी कण का कुल विस्थापन अलग अलग तरंगों के कारण उत्पन्न, अलग अलग तरंगों के कारण उत्पन्न, अलग अलग तरंगों के उत्पन्न, अलग अलग तरंगों के कारण उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा। उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा। तो बच्चों मान लो पहली तरंग की वजह से उस कण का विस्थापन y1 है और दूसरी तरंग, दूसरी वेव की वजह से उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y2 है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा y1 प्लस y2। और अगर दो से ज्यादा वेव हैं तो सबके डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर देंगे। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन, ये कहलाता है तरंगों का अध्यारोपण। अब बच्चों इसके बाद क्या होगा वो कहानी हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो हमारा मेन टॉपिक अब शुरू हो रहा है इंटरफेरेंस। लिखो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स लिख दो या केवल इंटरफेरेंस लिख दो। व्यतिकरण, तरंगों का व्यतिकरण, हिंदी में बोलते हैं व्यतिकरण। क्या होता है पहले सुनो बच्चों। जब दो या दो से ज्यादा वेव समान दिशा में गति करती हैं, ध्यान देखिए समान दिशा में गति करती हैं, और कंडीशन होनी चाहिए दोनों वेव जो हैं उनकी आवृत्तियां समान होनी चाहिए। ठीक है, आयाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन आवृत्तियां समान होनी चाहिए और गति की दिशा भी समान होनी चाहिए। तो यदि दो या दो से ज्यादा तरंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है और डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम है जब मिलती है बेटा, तो क्या होता है कहीं पर तो तीव्रता बहुत ज्यादा हो जाती है, इंटेंसिटी कहीं बहुत ज्यादा हो जाती है और कहीं पर इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है। तो इंटेंसिटी के इस उतार चढ़ाव को, इस वेरिएशन को इंटरफेरेंस कहते हैं बेटा, है ना। तीव्रता के इस बदलाव को हम व्यतिकरण कहते हैं। बच्चों जहां पर परिणामी तीव्रता बहुत ज्यादा हो जाती है ना, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? संपोषी। करेक्ट, संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तो जहां पर इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता बहुत कम हो जाती है बेटा, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। तो एक बार फिर से बोल रहा हूं और फिर लिखवाऊंगा भी। चलो लिखते भी जाते हैं वरना लिखने में भी अपन को काफी समय लगता है, दोनों लैंग्वेज में लिखनी है। तो पहले हिंदी में इस बार लिखो। जब समान आवृत्ति की दो तरंगे समान दिशा में गति करती हैं, जब समान आवृत्ति की दो तरंगे समान दिशा में गति करती हैं, तो अध्यारोपण के पश्चात
तो अध्यारोपण के पश्चात परिणामी तीव्रता अलग अलग स्थान पर अलग अलग हो जाती है। परिणामी तीव्रता अलग अलग स्थान पर अलग अलग हो जाती है। फुल स्टॉप। तीव्रता में इस बदलाव को व्यतिकरण कहते हैं। तीव्रता में इस बदलाव को व्यतिकरण कहते हैं। इंग्लिश में लिखो बेटा। When two waves of equal frequency propagate in same direction, when two waves of equal frequency propagate in same direction, then after superposition, intensity of resultant wave varies with position. Varies, V-A-R-I-E-S, varies with position. तो बेटा स्थिति के साथ, पोजीशन के साथ इंटेंसिटी में चेंज होता है। आफ्टर सुपरपोजिशन इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव varies with position. Full stop. Variation in intensity. This variation in intensity is called interference. This variation in intensity is called interference. अब बच्चों फिर और लिखना है, अगली पैराग्राफ चेंज करके लिखो। जिन स्थानों पर अधिकतम तीव्रता होती है वह संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। देखो, at the positions where intensity is maximum, at the positions where intensity is maximum, it is called constructive interference. It is called constructive interference. और बेटा उल्टा करके लिख लो, तथा जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होती है वह विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होती है वह विनाशी व्यतिकरण कहलाता है ना। इंग्लिश में लिख दो, एंड द पोजीशंस वेयर इंटेंसिटी इज मिनिमम इज कॉल्ड destructive interference. And the positions where intensity is minimum, it is called destructive interference. तो बच्चों लिखने का काम हो गया। अब मुझे याद दिलाइए, इंटरफेरेंस के लिए हमने दो वेव की शर्तें क्या रखी थी? बोलो। वो सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए और एक सेम फ्रीक्वेंसी। करेक्ट, ये याद रखना बेटा, काम की चीज है। सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए इंटरफेरेंस के लिए और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम होना चाहिए। बच्चों एम्पलीट्यूड का सेम होना जरूरी नहीं है, आयाम अलग अलग हो सकता है। तो हम मान लेते हैं हमारी दो तरंगे जो अध्यारोपित हो रही हैं उनके समीकरण निम्न है। लिखो, दो तरंगों के समीकरण निम्न है। पहली इक्वेशन है बेटा y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx। दूसरा तरंग है, दूसरी वेव है y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी माइनस kx। देखो दोनों में माइनस kx आ रहा है, यानी कि दोनों वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है ना। और दोनों का ओमेगा भी मैंने सेम लिया है, मतलब मैंने फ्रीक्वेंसी भी सेम ली है। बच्चों सुपरपोजिशन के बाद ये होगा, आफ्टर
y बराबर y1 प्लस y2 आ जाएगा। जो परिणामी तरंग आएगी ना, रिजल्टेंट वेव, उसका इक्वेशन लिख रहा हूं। तो बेटा मैथमेटिक्स लगाने के बाद ये सॉल्व करने पर आता है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। अभी टेंशन मत लेना, मैं सब बता दूंगा कैसे आएगा। तो बच्चों सुपरपोजिशन के बाद, अध्यारोपण के बाद जो रिजल्टेंट वेव आएगा, परिणामी तरंग आएगी, उसका समीकरण ये होगा जो मैंने बॉक्स में डाला है। बच्चों यहाँ पर a जो है ये परिणामी तरंग का आयाम है, लिख लो। a इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ फाइनल वेव और रिजल्टेंट वेव। परिणामी तरंग का आयाम। आप में से कोई अच्छा बच्चा बताएगा ये a का फार्मूला क्या होता है a1 और a2 की टर्म्स में? अच्छा बच्चों एक मिनट, एक चीज रह गई बच्चों। दूसरी जो वेव है ना, वो पहली वेव के साथ एक फाई कलांतर बना रही है। देखो ऊपर वाले समीकरण में मुझे फाई और लिखना था, ये फाई दोनों में कलांतर है बेटा, ये कलांतर बहुत जरूरी है। तो आप उसको सही करो, y2 में प्लस फाई और करो। तो अब जो परिणामी फाइनल तरंग आएगी बेटा, उसका इक्वेशन का ये फार्मूला होता है √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ये फाइनल परिणामी तरंग का आयाम है बेटा, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। ये 12th क्लास का जो वेव ऑप्टिक्स हम पढ़ेंगे वहां भी बहुत काम आएगा। और बेटा इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव आएगा। ये सारे के सारी चीजें आपके वेव ऑप्टिक्स में बहुत काम आएगी। इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, परिणामी तरंग की तीव्रता। आप में से कोई बताएगा बेटा वो आई का एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है? सर I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos फाई। शाबाश, ऐसे जवाब दो, बहुत अच्छा लगता है बेटा। ये cos फाई अंडर से बाहर है, ध्यान रखना। अंडर के अंदर सिर्फ I1 I2 है। ये सब कुछ लिखो और इस फार्मूले के ऊपर इंपॉर्टेंट भी लिख लेना जो अभी अभी लिखा है मैंने। वेरी गुड बेटा। I1 पहली तरंग की तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट वेव। I2 है सेकंड, इंटेंसिटी ऑफ सेकंड वेव। और I है इंटेंसिटी ऑफ फाइनल वेव। अब हम लोग कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर क्या होता है वो देख लेते हैं। लिखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हिंदी में लिखो संपोषी व्यतिकरण। बच्चों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहां होगा जहां इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता अधिकतम है। बेटा अभी अभी हमने जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखा ऊपर ये वाला, इसमें आई मैक्सिमम कब आएगा? हम जानते हैं बेटा आई की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब cos फाई +1 होगा। देख लो cos फाई की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। cos फाई का मान जब +1 होगा तो आई मैक्सिमम होगा, क्योंकि हम जानते हैं cos का अधिकतम मान +1 होता है, न्यूनतम मान -1 होता है।
बेटा cos फाई प्लस 1 कब होता है? सर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई कभी भी होता है। करेक्ट, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। तो हम कह सकते हैं जब फाई की वैल्यू 2n पाई होगा, n बराबर 0, 1, 2, 3 डाल देंगे। तो बच्चों जब दो तरंगों के बीच का ऐसा किसी की भैंस बोल रही है, जब दो तरंगों के बीच कलांतर यानी कि फेज डिफरेंस बेटा या तो 0 हो या 2 पाई हो या 4 पाई हो, तो उन स्थानों पर अधिकतम तीव्रता होगी। अब हम ये देखते हैं ये कलांतर कहाँ होगा। तो ये कलांतर कहाँ होगा यानी कि वहां पर पाथ डिफरेंस कितना होगा बेटा? बच्चों 2 चैप्टर कवर हो रहे हैं इस टॉपिक से, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों पाथ डिफरेंस कितना होगा इन बिंदुओं पर जहां पर फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई है? तो एक रिलेशन आपको लिखाया था हमने पिछले लेक्चर में पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में, बताइए वो रिलेशन क्या था? 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल एक्स। हाँ, उल्टा बोलेंगे, इस समय हमें पाथ डिफरेंस निकालना है। तो पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। क्या होगा बेटा? पाथ डिफरेंस को डेल्टा एक्स लिखते हैं, ये होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस यानी कि फाई। करेक्ट, सही लिखा है ना मैंने? तो बच्चों संपोषी व्यतिकरण की जगह जहां पर फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई या 2n पाई है, वहां पर पाथ डिफरेंस बताइएगा कितना कितना होगा? जहां फेज डिफरेंस 0 है वहां पाथ डिफरेंस भी 0 आएगा। जहां फेज डिफरेंस 2 पाई है वहां पाथ डिफरेंस कितना आएगा बताओ? तो लैम्डा आएगा। लैम्डा आएगा। जहां फेज डिफरेंस 4 पाई है वहां पाथ डिफरेंस कितना आएगा बताओ? 2 पाई लैम्डा। 2 लैम्डा। 2 लैम्डा बेटा, 2 पाई कट जाएगा। और जहां पाथ डिफरेंस 2n पाई, सॉरी फेज डिफरेंस 2n पाई है वहां पाथ डिफरेंस कितना आएगा? फाई को 2n पाई लिख दो, n लैम्डा। क्या आएगा बेटा? मतलब n लैम्डा। हाँ, तो बच्चों ये बॉक्स में डाल रहा हूं, ये काम की चीज है। तो संपोषी व्यतिकरण वहां होगा जहां जहां पाथ डिफरेंस यानी कि पथांतर या तो 0 है या लैम्डा है या 2 लैम्डा है या 3 लैम्डा है या n लैम्डा है। तो इसे लिख लो बेटा, ये बहुत काम की चीज है। और मैं फिर बोल रहा हूं वेव ऑप्टिक्स में ये ऐसे की ऐसे काम आएगा। मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा वेव ऑप्टिक्स में, आपको बोलूंगा वो लेक्चर देखता रहो, इसलिए इसको ढंग से पढ़ो। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि संपोषी व्यतिकरण वहां होता है जहां दोनों तरंगों के मध्य पथांतर या तो 0 हो या लैम्डा हो या 2 लैम्डा हो या 3 लैम्डा हो या n लैम्डा हो। चलिए अब कंस्ट्रक्टिव के बाद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिखो, विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण बेटा, विनाशी व्यतिकरण वहां होगा जहां कोस फाई -1 होगा, क्योंकि हम जानते हैं विनाशी व्यतिकरण यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां होता है वहां इंटेंसिटी मिनिमम होती है। बेटा मिनिमम इंटेंसिटी तो तभी आएगा जब कोस फाई -1 होगा। अब कोस फाई -1 कहाँ कहाँ होता है? जहां फाई या तो पाई होता है बेटा, कोस पाई -1 होता है, या 3 पाई होता है या 5 पाई होता है। ऐसे करते करते 2n + 1 पाई ले लो। n को 0 रखोगे पाई आ जाएगा, n को 1 रखोगे 3 पाई आ जाएगा, n को 2 रखोगे 5 पाई आ जाएगा। और बच्चों
जहां फेज डिफरेंस ये वाली वैल्यू होगी, अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे बता दो बेटा, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स कितना कितना आएगा, वही लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू 5 में वैल्यू रखते जाओ। लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। या ऐसा बोल सकते हैं 2n+1 लैम्बडा बाई 2। तो बच्चों जहां पर पाथ डिफरेंस ये वाली वैल्यू होंगी, या तो लैम्बडा बाई 2 या 3 लैम्बडा बाई 2 या 5 लैम्बडा बाई 2, उन जगह पर इंटेंसिटी तीव्रता न्यूनतम होगी, इंटेंसिटी मिनिमम होगी और वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये भी लिख लो। लिख लो तो बेटा, बता भी दिया करो। यस सर, हो गया। चलो बच्चों, एक स्पेशल केस होता है, वो भी लिख ले। स्पेशल केस क्या है? अगर मान लो दोनों तरंगों की तीव्रता I1 और I2 बराबर है, मान लेते हैं दोनों। बेटा मैं बोल लूं, क्या कह रहे हो? 2n-1 लैम्डा बाई 2 होगा। 2n-1 क्यों होगा बेटा? क्यों? n को तो 0 से लेता हूं ना, देखो मैंने पहले भी 0 से लिया था, यहाँ भी अगर 2n-1 ले लूंगा और 0 रख दिया तो फिर माइनस लैम्बडा बाई 2 आ जाएगा ना वो। ओके, मैं n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करता हूँ, आदत है मेरी। चलो तो बच्चों, स्पेशल केस ये है, अगर हम मान ले दोनों तरंगे जो अध्यारोपित हो रही है उनकी तीव्रता बराबर है I0 है, I1 और I2। तो बच्चा I मैक्सिमम कितना आएगा? देखो, एक तो I मैक्सिमम के लिए cos फाई को 1 रखो, cos फाई को 1 रखते हैं तो I मैक्सिमम आता है I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2। बेटा ये सारे फार्मूले याद करने पड़ेंगे। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। ये I मैक्सिमम है, ध्यान रखना। मैं लगभग चौथी पांचवी बार बोल रहा हूँ, ये चीजें सारी वेव ऑप्टिक्स में भी काम आएंगी और एक क्वेश्चन आता ही है वेव ऑप्टिक्स से। और बच्चों बराबर तीव्रता होने पर I मैक्सिमम कितना आएगा बताना। I1 को और I2 को I0 लिख दो और बताओ I मैक्सिमम कितना आएगा जब तीव्रता बराबर होगी तो। 4i, i Correct. बराबर 4i1, 4I0 आएगा, सही है। तो बच्चों यदि दोनों तरंगों की तीव्रता बराबर हो तो अधिकतम तीव्रता 4I0 आता है, ठीक है। अब मिनिमम निकालेंगे। I मिनिमम का फार्मूला क्या होता है बेटा? cos फाई को -1 लिखो, तो cos फाई को -1 लिखोगे तो आएगा I1 प्लस I2 माइनस 2√I1I2। इसे हम √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो बेटा जहां पर विनाशी व्यतिकरण होता है वहां पर इंटेंसिटी मिनिमम होती है, ये उस मिनिमम इंटेंसिटी का फार्मूला है। और I1 और I2 अगर बराबर है तो I मिनिमम बेटा 0 आएगा। देख लो, I1 और I2 अगर बराबर है तो I मिनिमम 0 आएगा। तो बराबर तीव्रता होने पर, इक्वल इंटेंसिटी होने पर I मैक्सिमम 4I0 आता है और I मिनिमम 0 आता है। बच्चों इन सब पर मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं, अभी तैयार हो जाओ। अब तुम लोग करो ना करो वो तुम्हारी इच्छा है। सर बोलो बेटा।
सर ये जो आई मीन का वैल्यू 0 और आई मैक्सिमम का वैल्यू 4 आई नॉट बताइए किस कंडीशन में बताए? अरे मेरा बच्चा I1 को I नॉट लिख दे और I2 को I नॉट लिख दे और सॉल्व करके देख ले। ओके सर। ये ले, इधर देख, ओके नहीं, इतनी जल्दी ओके भी नहीं नहीं सर, बोलते। ये अंडर रूट I1 को भी I नॉट लिख दिया, I2 को भी I नॉट लिख दिया, देख। तो ये हो गया 2 रूट I नॉट, और जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा और अंडर रूट हट जाएगा, ये 4 I नॉट आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो थैंक यू सर। बिल्कुल पूछो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों फार्मूले आपने लिख लिए हैं सारे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक और फार्मूला लिख लो बच्चों, हमने जो इंटेंसिटी का फार्मूला लिखा ना, ये वाला I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। जब दोनों वेव की इंटेंसिटी इक्वल हो, जब I1 और I2 इक्वल होता है, मान लो I नॉट, तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला ये बन जाता है 4 I नॉट कोस स्क्वायर फाई बाई 2। बच्चों ये शॉर्ट फार्मूला है जब दोनों की इंटेंसिटी बराबर हो। ये ऊपर वाला जो बड़ा वाला फार्मूला था ना, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, उसी को सॉल्व करके आया है। लेकिन इसको तभी यूज करना है जब दोनों की इंटेंसिटी बराबर हो। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री है, टेंशन नहीं लो। चलो क्वेश्चन करते हैं, लिखो पहला क्वेश्चन। लिखो, यदि दो तरंगों के आयामों का अनुपात है ना, अध्यारोपित होने वाली दोनों तरंगों के आयामों का अनुपात बेटा A1 अपॉन A2 अगर 4/3 हो, if ratio of amplitude of two waves in interference is 4/3, ratio of amplitude is 4/3, तो बच्चों आपको बताना है A मैक्सिमम अधिकतम आयाम और A मिनिमम न्यूनतम आयाम का अनुपात क्या होगा। अगर दोनों तरंगों का आयामों का अनुपात A1 अपॉन A2 4/3 है, तो अधिकतम और न्यूनतम आयामों का अनुपात बताइए। अधिकतम आयाम तब होगा जब cos फाई +1 होगा, न्यूनतम आयाम तब होगा जब cos फाई -1 होगा।
5/√7। बेटा ए का रेशो पूछा है, आई का रेशो नहीं पूछा मैंने। सही करो इसे मनीष। रूट क्यों आएगा? A1 ए मैक्सिमम और ए मिनिमम पूछा है मैंने। जतिंदर का सही है। टिल्लो स्क्वायर क्यों कर दिया मेरा बच्चा? आई का रेशो नहीं पूछा मैंने, ए का रेशो पूछा है। उदय का सही है, गरिमा सही है, खुलेश्वर सही है। हाँ 7/1 देखो बेटा, ए मैक्सिमम होता है A1 + A2। देखो अपना जो फार्मूला था ना, कहाँ गया रे, ये वाला जो फार्मूला था √A1²A2², इसमें cos फाई को 1 रख दो तो A1 + A2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, √ से होल स्क्वायर हटा दो। और ए मिनिमम होता है A1 - A2। तो ए मैक्सिमम और ए मिनिमम का रेशो आएगा A1 + A2/A1 - A2। तो बेटा अपना वो अनुपात 4/3 था ना, उसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 4 + 3/4 - 3। तो 7/1 ये आंसर आ जाएगा। तो कुछ लोगों ने गड़बड़ कर दी, स्क्वायर कर दिया। हाँ, उपरोक्त प्रश्न में अगर मैं आई मैक्सिमम और आई मिनिमम उनका रेशो पूछता हूं तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। अब बताओ ये आंसर क्या आएगा? ऊपर वाले प्रश्न में आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, ये आएगा 49। सही है अंकित, राहुल सही है। बाकी लोग भी सॉल्व करो चलो। अरे यार बच्चों, यार इस क्वेश्चन के बाद मैं क्लास रोकूंगा यार, वो डाउट पूछ लो, आपके आधा घंटा बचा है लगभग। मैं भी पढ़ाना शुरू कर दिया, आप लोगों ने भी याद नहीं दिलाया। तो इस क्वेश्चन के बाद डाउट करेंगे हम, है ना? नहीं हो तो बता देना, मैं दोबारा पढ़ाना शुरू कर दूंगा। लेकिन अगर डाउट है तो फिर हम डाउट कर लेते हैं बेटा, है ना? इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं मैं फटाफट। बच्चों आई मैक्सिमम और आई मिनिमम जो है वो होता है √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, और आई मिनिमम होता है √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। तो पूरे का होल स्क्वायर लिख देता हूं। बच्चों हम इंटेंसिटी जो होती है ना, इंटेंसिटी वो A² के प्रोपोर्शनल होती है हमेशा। पहले भी बताया था आपको, कल भी। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी का जो रूट होता है वो आयाम A के प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसलिए आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का जो रेशो आएगा बेटा, वो √I1 को हम A1 लिख सकते हैं, √I2 को A2 लिख सकते हैं। तो A1 + A2/A1 - A2 का होल स्क्वायर आएगा। और A1 + A2/A1 - A2 हमारा ऊपर वाले क्वेश्चन में 7 लिखना था, 7। तो 7 का होल स्क्वायर हमारा आंसर आएगा 49/1। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा। तो जो तीव्रताओं का अनुपात है ना, इंटेंसिटी का रेशो है, वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। तो 7/1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो बाकी क्वेश्चन हम मंडे को कर लेंगे, कल आपका टेस्ट है, तो डाउट एक बार पूछ लो, है ना? तो मैं अब, आप मुझे आराम से व्हाट्सएप करो फटाफट।
चलो यहाँ आपको डाउट बताएंगे हम, तो डाउट भेजो। ऑल्टरनेटिंग करंट और एसएचएम दोनों चैप्टर भेज दो, अभी टाइम है, काफी डाउट हो जाएंगे बेटा। ये है अनुराग, अनुराग का डाउट आया है प्रारंभिक आवेश, कैमरा ऑफ, हाँ बेटा, तो अब थोड़ी देर मेरा कैमरा ऑफ रहेगा। प्रारंभिक आवेश Q नॉट के साथ पूर्ण रूप से आवेशित संधारित्र C को T बराबर 0 पर एक L कुंडली से जोड़ा जाता है। ठीक है बेटा, अपने कैपेसिटर पर पूरा चार्ज है Q नॉट शुरू में, और उसको एक कॉइल के साथ कनेक्ट कर दिया, तो वह समय जिस पर ऊर्जा को विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में मध्य समान रूप से संचित किया जाता है। बेटा ये एसी और है ना अपना एसएचएम वाला चैप्टर काफी मिलते जुलते हैं, तो एसएचएम वाले चैप्टर के काफी कॉन्सेप्ट में एसी में भी लगा सकता हूँ। तो देखो होता क्या है, आपको याद होगा मैंने एलसी ऑसिलेटर आपको पढ़ाया था, वहां पर आपको बताया था शुरू में जो कैपेसिटर होता है ना, उसकी सारी ऊर्जा थोड़ी देर के बाद कॉइल में चली जाती है। कितने टाइम के बाद? T/4 समय के बाद। उसके बाद फिर क्या होता है, वो जो सारी एनर्जी कॉइल में होती है वो वापस संधारित्र में आ जाती है T/4 समय के बाद, फिर वापस वहां चली जाती है। तो हर T/4 समय के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में जाती है, और फिर T/4 समय के बाद मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में जाती है। लेकिन इसने क्या बोला, इसने बोला है वह समय जिस पर हम दोनों ऊर्जाओं को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बेटा एक बात बताओ, हमारी जो कैपेसिटर में पता है कुछ बेकार के बच्चे होते हैं ना, ये डाउट क्लास से भाग जाते हैं। अभी मैंने एक दो बच्चों का नाम पढ़ा, साफ साफ नाम आता है, मुझे तो नाम भी पता लग रहा है। ये गलत बात है, मैं ऑफ कर देता हूँ वरना मेरा ध्यान वहीं जाएगा, है ना, वरना मेरा ध्यान वहीं जाएगा। ये लो, अब जिसको जाना है जाओ। ये बच्चे पता नहीं पढ़ते ही क्यों है, ये समझ में नहीं आता, क्यों अपने पैसे समय खराब कर रहे हैं। तो बच्चों मैं ये कह रहा था कि जैसे हमारी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है ना कैपेसिटर में, वो एनर्जी होती है Q²/2C, और हमारे क्वेश्चन में वो ये कह रहा है, सुनना ढंग से, जब आधी ऊर्जा उसमें चली जाएगी कॉइल में, तो मुझे बताओ हम इस ऊर्जा को आधा कब करेंगे? जब हमारा चार्ज जो है वो 1/√2 हो जाए। ढंग से सुनना, विद्युत ऊर्जा Q² के प्रोपोर्शनल होती है, तो विद्युत ऊर्जा आधी कब होगी? ये आधी कब होगी? जब हमारा जो चार्ज है वो प्रारंभिक का 1/√2 हो जाए। जब आवेश चार्ज 1/√2 हो जाएगा, आवेश 1/√2 हो जाएगा, तो ऊर्जा आधी हो जाएगी और आधी ऊर्जा उधर चली जाएगी। बच्चों आपको याद होगा मैंने आपको ये इक्वेशन भी लिखाया था, उसमें Q बराबर Q0 cos ω/t। तो हमारा चार्ज 1/√2 कब होगा? तो यहां पर Q को Q0/√2 लिख दो, तो Q0 से Q0 कट जाएगा, तो cos ω/t 1/√2 आएगा। और बेटा 1/√2 कितना होता है? π/4, 45 डिग्री पर होता है। ओमेगा की वैल्यू होती है 1/√LC। ओमेगा क्या होता है बेटा? 1/√LC बराबर π/4। तो हमारा T बन गया π/4 ये आंसर आएगा बेटा। एक बार दोबारा से समझा दूं, दोबारा सुन लो। क्वेश्चन में कहा है वह समय बताओ
जब हमारी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा में बराबर बराबर बढ़ जाएगी। बराबर का मतलब आधी आधी। तो बेटा विद्युत ऊर्जा आधी कब होगी? जब संधारित्र पर आवेश का मान प्रारंभिक आवेश का 1/√2 हो जाए। एलसी ऑसिलेटर में मैंने ये इक्वेशन लिखाया होगा, ये बिल्कुल एसएचएम की तरह होता है। इसमें Q को Q0/√2 रख दो और सॉल्व कर लो और ये समय आ जाएगा बेटा। अनुराग, बात समझ में आई बेटा? यस सर। तनु का क्वेश्चन अगला। तो बेटा समय जितना होगा ना उतना आराम से करेंगे हम, चाहे 2 डाउट हो या 4 हो या 10 हो। तनु नंबर बोल बेटा, बहुत सारे डाउट भेज दिए तुमने। सर 7th वाले। अच्छा 7th लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ। 2 particles are executing SHM of the same amplitude and frequency along the x-axis. Their mean position is separated by distance x0. ठीक है, दोनों की मीन पोजीशन के बीच, माध्य अवस्था के बीच x0 का डिस्टेंस है और x0 जो है वो a से बड़ा है। If the maximum separation is x0 plus a, the phase difference कितना होगा ये बताना है। अब बच्चों क्वेश्चन मैं समझा दूं। बेटा 2 पार्टिकल हैं जो एसएचएम कर रहे हैं ऐसे, ये एक इस लाइन पर कर रहा है और दूसरा मान लो इस लाइन पर कर रहा है। यहाँ इसकी मीन पोजीशन ये है, दूसरे की मीन पोजीशन ये है, और इन दोनों के बीच मीन पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो x0 है। अब वो कह रहा है ये दोनों कण, हमें नहीं पता कौन सा पार्टिकल कहाँ पर है बेटा, हमें ये नहीं पता कौन सा पार्टिकल कहाँ पर है, लेकिन क्वेश्चन में कहा है उन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम सेपरेशन है वो x0 प्लस a है। बेटा x0 प्लस a का मतलब ये हो गया, अच्छा 2 पार्टिकल के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस तब होता है जब वो समान दिशा में गति कर रहे हो। समान दिशा में गति करने पर अधिकतम होता है, क्योंकि उसके बाद एक का वेग बढ़ने लगता है, दूसरे का वेग घटने लगता है। तो इसका मतलब या तो उसके बाद दूरी घटने लगेगी या बढ़ने लगेगी। तो मैक्सिमम सेपरेशन x0 प्लस a है। तो इसका मतलब ये हुआ एक पार्टिकल यहाँ पर होगा बेटा, देखा यहाँ पर ये a/2 डिस्टेंस है, और दूसरा पार्टिकल यहाँ पर होगा, ये भी a/2 है। यानी कि एक मीन पोजीशन से a/2 लेफ्ट में है, दूसरा मीन पोजीशन से a/2 राइट में है। ये देखो ये भी a/2 डिस्टेंस है और ये भी a/2 है। तो इन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस हो गया x0 प्लस a। अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। अब अगर एक पार्टिकल a/2 नेगेटिव डायरेक्शन में है, दूसरा a/2 अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना आएगा बेटा? अरे वो सर्किल बना लूं, सर्किल से आसानी से हो जाएगा। मैंने आपको सर्किल बनाकर सिखाया था ना उस दिन, ऐसे ऐसे सर्किल बना लो, ये सर्किल बन गया। अब वो याद है आपको, मैंने सिखाया था एक a/2 इधर है और दूसरा a/2 इधर है, और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो एक तो सर्किल पर इस पोजीशन में यहाँ होगा बेटा, और दूसरा इस सर्किल पर इस पोजीशन में यहाँ होगा। तो इन दोनों को सेंटर से मिला दो, ऐसे इसको सेंटर से मिला दो, इसको भी सेंटर से मिला दो, और बेटा ये एंगल निकाल लो कितना एंगल है, ये आंसर आ जाएगा। तो अगर ये डिस्टेंस a/2 है तो ये एंगल 60 आएगा बेटा, इधर ये वाला एंगल भी 60 आएगा। अगर ये दोनों 60 है तो ये वाला भी 60 होगा, तो क्योंकि टोटल एंगल 180 होता है। तो इसका मतलब इन दोनों पार्टिकल्स के बीच फेज डिफरेंस 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री मतलब π/3। तनु बेटा आंसर बताओ सही है या नहीं है? π/3। हाँ सर, उसके आगे सर लास्ट बस में ना ऐसा कुछ इक्वेशन आ रहा है, मतलब मैंने देखी तो x² नहीं, प्लस अपना y। आंसर आ गया ना, अब इक्वेशन की हाँ, जरूरत हाँ, ही नहीं है। आपन ने बेटा दूसरे सर। तरीके से किया है, हमने इक्वेशन से किया ही नहीं। इक्वेशन से तो बहुत लंबा हो जाएगा ये। सर तभी मेरा बन नहीं रहा था। इसको इक्वेशन से मत करो, इसको हाँ। सर्किल से करो, इसी सर्किल से करो। हमने ये देख लिया ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस x0 प्लस a था। x0 प्लस a का मतलब एक पार्टिकल a/2 पॉजिटिव डायरेक्शन में है, दूसरा a/2 नेगेटिव डायरेक्शन में है।
तो जो पॉजिटिव में है वो सर्कल पर यहाँ होगा, जो नेगेटिव में है वो सर्कल पर यहाँ होगा, ये एंगल निकाल दो। हाँ सर। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। सर कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन का मीनिंग समझ नहीं आता। बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अभी हाँ थोड़ी सर, हाँ वही बोल रही हूँ। प्रैक्टिस आपकी कम है ना, जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप कंफर्टेबल होते जाओगे। सर ये वाले मेथड से इजीली हो गया, और उससे इक्वेशन से ना मेरा आ ही नहीं रहा। ना बेटा इक्वेशन से हम लोग नहीं करते, वो बहुत गंदे तरीके हैं। ये बेटा अगला क्वेश्चन है भावना का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ मोशन रिप्रेजेंट एसएचएम। भावना अपन को है ना एक्सेलरेशन दिए हुए हैं बहुत सारे। देखो पहला एक्सेलरेशन दिया हुआ है माइनस के नॉट एक्स प्लस k1 एक्स स्क्वायर। क्या ये एसएचएम है? बिल्कुल नहीं है। एसएचएम में तो हम जानते हैं केवल x के प्रोपोर्शनल होता है, जो त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं आना चाहिए। तो बेटा ये एसएचएम नहीं है। दूसरा देखो b दिया हुआ है a बराबर माइनस के एक्स प्लस ए। ये एसएचएम है? यस ये एसएचएम है। a इज इक्वल टू माइनस के एक्स वाला फॉर्म तो आ ही रहा है ना, और बाकी जो दूसरा प्लस ए आ रहा है वो ये मान लो मीन पोजीशन इसका ओरिजिन पर नहीं है। इसका जो मीन पोजीशन है बेटा वो ओरिजिन पर नहीं होगा, वो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए पर होगा, बस ये मान लो। लेकिन एसएचएम तो है ही। बेटा ये जिसका क्वेश्चन है वो मुझे से बात तो करता रहे ना, हाँ हूँ। यस सर। तो वरना मुझे पता नहीं लगेगा आप सुन भी रहे हो या नहीं सुन रहे। सुन रही हूँ सर। सी इसने दिया है बेटा a इज इक्वल टू के एक्स प्लस ए। पता है यहाँ पर x प्लस ए से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसने माइनस नहीं लिखा। बेटा एसएचएम में माइनस होना बहुत जरूरी है, वरना डायरेक्शन अगर मान लो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो गए तो पार्टिकल कभी लौट कर ही नहीं आएगा ना। तो ये एसएचएम नहीं है। हाँ माइनस आना बहुत जरूरी है। और डी ऑप्शन दे रखा है a इज इक्वल टू के एक्स, इसमें भी माइनस की प्रॉब्लम है। तो हमारा एसएचएम ओनली बी है। अब बताओ आंसर सही है या नहीं है, चेक करो। यस सर करेक्ट है। ओके बच्चा अगला क्वेश्चन है प्रियंका का। एक कण ए आयाम से एसएचएम कर रहा है जब वह अपने मूल स्थान से, मूल का मतलब मीन पोजीशन से 2a/3 पर पहुंचता है तो अचानक इसकी गतिज ऊर्जा तिगुनी कर दी। बेटा सुनो इसको ऐसे करो, सुनो। जब ये 2a/3 पर पहुंच गया है ना तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी वहां पर बताओ। तो v का फार्मूला होता है ना सर वो गतिज ऊर्जा नहीं क्या कर दी इसकी गति बेटा गति तो कोई भौतिक राशि होती ही नहीं है, या तो वेग बोलना चाहिए या गतिज ऊर्जा बोलनी चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन लिखते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। इसकी गति तिगनी कर दी। गति कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता बेटा, मोशन कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता। अब ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है इसने वेग बोलना चाह रहा होगा तो इसका वेग तिगना कर दिया है ना बेटा, वेग मान लेते हैं। तो हमारा v होता है ओमेगा √a² माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और x बराबर हम रखेंगे 2a/3। ओके तो ये आ गया बेटा a² माइनस 2a/3 का होल स्क्वायर। बेटा इसको सॉल्व करो ना, फटाफट करो चलो। a² को बाहर ले लो, 1 माइनस 4/9, 5/9 आ गया। ये आ गया √5/9 a ओमेगा। मैंने कर दिया सॉल्व। अब हमने इसकी वेलोसिटी को 3 गुना कर दिया, तो नई वेलोसिटी कितनी आ गई? पहले वाले का 3 गुना। अच्छा रुको, ये √5/3 a ओमेगा लिख सकते हैं ना, और 3 गुना करेंगे तो 3 कट जाएगा, तो नया वेग आ जाएगा √5 a ओमेगा। और इस नए वेग को बराबर कर दो ओमेगा √a² माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा वेलोसिटी का फार्मूला लिखा है जिसमें मैंने एम्पलीट्यूड नए आयाम को चेंज कर दिया, और इसको बराबर कर दो √5 a ओमेगा के। ओमेगा से ओमेगा कट गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो बेटा। a² माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 2a/3 का स्क्वायर, और √5 आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा a²।
तो ये आएगा ए डैश स्क्वायर माइनस, अच्छा इसको माइनस वाले को इधर ले जाओ, ये आएगा 5a स्क्वायर प्लस 4/9a स्क्वायर, 9 पंजे 45, 49/9a स्क्वायर हो गया। दोनों तरफ अंडर रूट ले लो तो a डैश आएगा 7/3a। बच्चों ये आंसर आ गया, मिलाओ। यस सर सही है सर, थोड़ा छोटा करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ बेटा ले, बिल्कुल छोटा कर देते हैं, छोटा हो गया। नेक्स्ट Thank you, क्वेश्चन sir. में देखता हूं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है रागिनी का। रागिनी 2 SHM दे रखे हैं बेटा, प्रथम तथा द्वितीय गति का आयामों को। बेटा एम्पलीट्यूड का तो वो सीधा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर फार्मूला होता है ना, वो लगा दो। पहला SHM है a साइन ओमेगा टी प्लस a कॉस ओमेगा टी, ये तो पहला SHM है। और दूसरा SHM है a साइन ओमेगा टी प्लस a/√3 कॉस ओमेगा टी। चलो बाकी बच्चे मुझे बताओ, पहले वाले का एम्पलीट्यूड कितना आएगा? बोलो बेटा, पहले वाले का, अरे भूल गए, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फार्मूला होता था, तो b भी तो a है, √2a आएगा। और दूसरे वाले का एम्पलीट्यूड आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका b कितना है? a/√3 का स्क्वायर, तो 1 + 1/3, 4/3 है ना। 4/3 कितना होगा बेटा? 2/√3a। अब दोनों के आयामों का अनुपात निकाल लो, a1 और a2 का अनुपात कितना आएगा बेटा? √2 2/√3, तो इसको हम लिख सकते हैं √3/2। ये तो एम्पलीट्यूड का रेशो आ गया बेटा, आयामों का अनुपात। इससे ही आंसर तो मुझे लग रहा है इससे मिल जाएगा, नहीं मिल रहा है। 2 आंसर दे रखे हैं जिनमें आयामों का अनुपात √3/2 है, और दूसरा उसने कहा है इनके बीच कलांतर। बेटा आप कलांतर बता सकते हो? कौन बच्चा बता रहा है इन दोनों के बीच कलांतर कितना है कोई धुरंधर क्लास में? इनके बीच कलांतर बता दे। कोई नहीं है, सब फिसड्डी बच्चे हैं क्या? कोई चैलेंज लेने को तैयार नहीं है? अंकित कैसे आया बताओगे बेटा? एक तो बोल दिया करो, क्योंकि मुझे चैट बॉक्स दिख नहीं रहा। मैं बता देता हूँ, बाकी बच्चे सो रहे हैं, उनको सो लेने दो बेटा। नींद अगस्त में खुलेगी, उस समय दिन बात करूंगा। देखो पहले वाले SHM में दोनों A है, यानी कि इधर भी A है और इधर भी A है, तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो 45 डिग्री पर आएगा पूरा पूरा। ये जो रिजल्टेंट आएगा ये 45 डिग्री पर आएगा। दूसरे SHM में ये तो A है, X डायरेक्शन में तो A है, लेकिन Y डायरेक्शन में a/√3 है, तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा उसका ये वाला एंगल कितना आएगा? देखो ये a/√3 है, ऐसा लग रहा है मैं अपने आप को पढ़ा रहा हूँ और तुम मेरे टीचर हो। तो बेटा ये वाला एंगल आएगा tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 30 डिग्री आएगा, है ना। ये a/√3 है ना, ये तो लंब बटा आधार से निकाल लो, 30 डिग्री आएगा। यानी कि पहले वाले SHM 45 डिग्री पर है, दूसरा वाला SHM 30 डिग्री पर है।
तो इन दोनों के बीच कलांतर आएगा 45 डिग्री यानी कि π/4 माइनस 30 डिग्री यानी कि π/6। तो इन दोनों का π/4 माइनस π/6 कितना आएगा? π/12। तो ये आंसर आ गया बेटा। बहुत शानदार क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, वेरी गुड। एक क्वेश्चन और कर सकता हूं बस बच्चा, इतना सा समय है। तो ये साक्षी का क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज गिवन बाय, बेटा डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है y बराबर a0 प्लस a साइन ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स ऑसिलेशन। बेटा ये चीज कभी एम्पलीट्यूड में शामिल नहीं होती, ये तो मीन पोजीशन को शो करती है कहाँ है। a0 को इधर ले आओ, एम्पलीट्यूड तो बस इससे निकलता है, एम्पलीट्यूड हमेशा इससे निकलता है, ये तो मीन पोजीशन को शो करता है। तो इसका एम्पलीट्यूड आएगा √a² प्लस b² बस। तो सेकंड ऑप्शन आएगा। a0 का कोई एम्पलीट्यूड में रोल नहीं है, वो तो ये बता रहा है कि इसका जो मीन पोजीशन है वो ओरिजिन पर नहीं है बल्कि y बराबर a0 पर है। यस सर, वही हाँ समझ में। साक्षी, हाँ चलो ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो गया। तो अगला क्वेश्चन और ले लेते हैं। उदय का क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, किसी कण के विस्थापन अगर साइन क्यूब ओमेगा टी प्रदर्शित करें तो ये गति कैसी होगी? SHM बेटा इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा एक्चुअली। साइन क्यूब थीटा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा होता है। SHM तो आ जाएगा शायद ये, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा हो जाएगा ये, और इतना समय भी नहीं है। तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन एक बार देख लूं मैं, जो थोड़ा जल्दी हो जाए। 10th क्वेश्चन कितने भेज दिए थे ना? 10th क्वेश्चन में हमको एक ग्राफ दिया है विस्थापन का और समय का। बेटा ये वाला क्वेश्चन कर लेता हूँ। उदय तू क्लास में है या नहीं है? हूँ सर। है ना? हाँ तो देख, पहला वाला क्वेश्चन फिर हम कभी और करेंगे, अभी उसके लिए समय नहीं है। ये विस्थापन का अपन को ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, अधिकतम से शुरू हो रहा है ये ग्राफ, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है। ये t/4 समय पर विस्थापन 0 हो गया और अधिकतम से शुरू हुआ था विस्थापन। तो ये तो साफ दिख रहा है कि t/4 समय पर विस्थापन 0 है। विस्थापन 0 होने का मतलब मीन पोजीशन पर है, साम्यावस्था पर है, और साम्यावस्था पर वेग अधिकतम होता है। तो इसका अधिकतम वेग कहाँ होगा? या एक तो t/4 पर होगा, फिर दोबारा 3t/4 पर होगा। तो 3t/4 पर वेग अधिकतम है, पहला ए ऑप्शन सही है बेटा तेरा। t/2 पर वेग अधिकतम है, ये गलत हो गया, बी गलत हो गया, क्योंकि t/2 जो है ना बेटा वो तो चरम स्थिति है। देख ये है t/2, ये चरम स्थिति है, तो यहाँ पर तो वेग 0 होता है। फिर तीसरा ऑप्शन है t/4 पर त्वरण अधिकतम है, नहीं, t/4 साम्यावस्था है, साम्यावस्था पर त्वरण 0 होता है बेटा, तो सी भी गलत है। और डी कह रहा है 3t/4, 3t/4 फिर साम्यावस्था है, वहां पर त्वरण अधिकतम है, ये भी गलत है, तो डी भी गलत है, केवल ए सही है। यस सर। तो बच्चों मैं अब बहुत ज्यादा जबरदस्ती लेना नहीं चाहता, अब 1-2 बच्चों के डाउट बचे हैं तो अभी हम रहने देते हैं, क्योंकि फिर अगली क्लास फिर और थोड़ा लेट हो जाती है, तो अगले हफ्ते कर लेंगे, कोई बात नहीं है ना। अभी आप आराम से टेस्ट दो कल का, और अभी आपकी आज एक ही क्लास है बस, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बची है बस आपकी। चलिए बेटा यस सर, थैंक यही यू क्लास सर। समाप्त करते हैं। थैंक यू सर। ओके बेटा बाय। Thank you.